Be seated. Sit down, everybody. Good morning, everybody. Good morning, everybody. Good morning, everybody. Shall we start the class? Shall we start the class? Shall we start? Thank you very much. Thank you. Thank you. तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या रीजंस है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। क्या ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हम इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़े हैं, लेकिन इवन देन वी आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। यस और नो? मतलब आप 12वीं क्लास तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो और फिर भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, तो कुछ ना कुछ तो रीजन उसके पीछे रहे होंगे। तो उन रीजंस के बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि आज जैसे कि आपकी पहली क्लास है और काफी के मन में डाउट्स होंगे कि हमने फीस जमा करा दी है, क्लास में आ गए हैं, कोर्स ले रहे हैं, क्या हमें इंग्लिश बोलनी आएगी या नहीं आएगी। तो आप में से कितनों को लगता है कि इंग्लिश बोलनी आ जाएगी? आवाज कहां है? सबको लगता है? कैन यू लर्न इंग्लिश? कैन यू लर्न इंग्लिश? ओके, तो क्या ऐसा करोगे कि जिसकी वजह से आप इंग्लिश बोल पाओगे, और क्या ऐसे रीजंस रहे हैं जिनकी वजह से आप इंग्लिश आज तक नहीं बोल पाए हो? क्या बता सकते हो मुझे? क्या नहीं आते? टेंसेज नहीं आते हैं हमें। और कोई? एनीबॉडी एल्स? वर्ड मीनिंग्स नहीं आते हैं। और कोई? किसी ने अच्छे से नहीं पढ़ाया। अच्छा, ये बात भी, किसी ने अच्छे से नहीं पढ़ाया। तो पहली बात तो जो लैंग्वेज है उसकी फॉर्मेशन होती क्या है, कैसे लैंग्वेज एक बनती है, बता सकते हो? लैंग्वेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, पता है किसी को? यस और नो? नो। देखो, जवाब देना है पहली बात तो, क्योंकि बिना बोले कभी लैंग्वेज सीखी ही नहीं जा सकती। जो लैंग्वेज है वो बोलने से ही आती है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, यानी बोलने से ही बोलना आता है। पहली बात तो ध्यान रखना, स्पीकिंग कम्स बाय। तो पूरे कोर्स में आपको ध्यान रखना है कि बोले बिना तो काम चलेगा ही नहीं। बोलना आपका बहुत जरूरी है। पानी पीने से भी ज्यादा जरूरी क्या है आपका यहाँ पर? बोलना जरूरी है। जब भी कोई चीज जरूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स मस्ट। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, जोर से, इट्स मस्ट। तो आपका बोलना क्या है? क्योंकि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से क्या होता है? बोलना आता है। तो आपका बोलना ध्यान रखना, इट्स मस्ट। कैसे बोलेंगे? और आज के टाइम में इंग्लिश सीखना इट्स मस्ट, और इंग्लिश सीखनी है तो फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट पे आना इट्स मस्ट। कैसे बोलेंगे? ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है वो इंट्रोडक्शन है। किस चीज का? आपका और मेरा नहीं, वो इंट्रोडक्शन है इंग्लिश का, कि इंग्लिश होती क्या है और कैसे सीखी जाती है। ओके, तो मैंने बात की लैंग्वेज बनती कैसे है, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है। जो लैंग्वेज है वो बनती है लिसनिंग एंड स्पीकिंग से। कैसे? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। एंड जो हमारी लैंग्वेज जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग से बनती है, यानी जो चीज हम सुनते हैं वही चीज हम क्या करते हैं? बोलते हैं। यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग से ही हमारी लैंग्वेज का फॉर्मेशन होता है। स्कूलों में हम क्या करते हैं? आज तक हम करते आए हैं रीडिंग एंड राइटिंग। टीचर ने क्या बोला आपको? बोर्ड पे लिख दिया, बोला बेटा इसे उतार लो। क्या सुनो? यानी आपने रीड किया वहां से और आपने क्या कर लिया? उसको राइट कर लिया। तो आप रीड भी कर पाते हो, लिख भी पाते हो। बहुत सारे बच्चे के आंसर समझ जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि लिसनिंग एंड स्पीकिंग का जो ऑप्शन था वो आपके पास रहा ही नहीं। यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग का मौका आपको कभी मिला ही नहीं। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग लैंग्वेज की फॉर्मेशन होती है, नींव होती है। लिसनिंग स्पीकिंग है तो आप कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हो। आपको हिंदी बोलनी आती, क्यों आती है? जो सुना आपने वही बोला। बहुत सारे जो बच्चे हैं जो अमेरिका में रहते हैं, कोई ब्रिटेन में रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं, जो उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो क्या है? इंग्लिश ही है, और वो इंग्लिश बहुत आसानी से बोल लेते हैं। क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि लिसनिंग एंड स्पीकिंग। एक अनपढ़ अंग्रेज भी क्या बोलता है? इंग्लिश बोलता है। क्यों बोलता है? लिसनिंग एंड। हो सकता है उसे लिखना कुछ नहीं आता हो, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश बोलता है। एक छोटा सा बच्चा इंग्लिश बोलता है, क्या उसे पता है कि वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? अमेरिका में रहने वाला छोटा सा बच्चा अमेरिकन इंग्लिश बोलता है। क्यों बोलता है? कैसे बोलता है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग से आपकी जो लैंग्वेज होती है वो बनती है, राइट? तो यानी एक छोटे से बच्चे को अगर हम यहां से उठाएंगे, उसे जाके अमेरिका में छोड़ देंगे, क्या वो इंग्लिश नहीं बोलेगा? कुछ ही दिनों बाद वो क्या करना स्टार्ट कर देगा? इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देगा। तो लैंग्वेज के बारे में ध्यान रखना, लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग से हमें क्या होता है? लैंग्वेज आती है। मेरी एक भांजी है छोटी सी, 2-2.5 साल की। अभी क्या उसकी लैंग्वेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी उसको ये नहीं पता उसको इंग्लिश आती है या हिंदी आती है, हम उसको क्या सिखा रहे हैं। शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, राइट? उसको उस चीज के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने उसको एक दिन बताया था, बेटा ये आईज हैं, ये नोज हैं, ये लिप्स हैं, लेकिन मुझे कुछ काम आ गया, मैं चला गया और मैं ये बताना भूल गया। तब तक मेरी मम्मी ने उसे बता दिया, बेटा ये कान है। अगले दिन मैंने उससे पूछा, बेटा ये क्या है? बोली आईज।
मैंने पूछा नोज, सब कुछ उसने बता दिया, लिप्स वगैरह, चीक्स वगैरह, टीथ, सब कुछ बता दिया। लेकिन जब मैंने ये पूछा उसने बोला कान। उसने क्या बोला? और कान क्यों बोला? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यानी जिसको हम जो चीज बता देंगे बच्चा वही तो चीज बोलेगा। अब कल परसों मेरा लड़का गाली देता हुआ आ रहा था, अब उसको नहीं पता कौन सी लैंग्वेज में क्या वो बोल रहा है, लेकिन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फिर से बोलो। इसीलिए एक बिहार में रहने वाला बच्चा बिहारी भाषा बोलता है, भोजपुरी बोलता है, उड़ीसा में रहने वाला उड़िया बोलता है, हरियाणा में रहने वाला हरियाणवी बोलता है, अमेरिका में रहने वाला इंग्लिश बोलता है ना अमेरिकन इंग्लिश बोलता है, मतलब इंग्लिश ही बोलता है। यानी जो जिस एरिया में बच्चा रहता है, जहां पर रहता है, वो ऑटोमेटिकली वो जो लैंग्वेज वो हम ग्रहण कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो पहली चीज क्या थी इंपॉर्टेंट? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। फिर से बोलो। और क्या रीजन है जो हमें इंग्लिश नहीं आती है? एनीबडी? रूल्स नहीं आते हमें। क्या नहीं आते हैं? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर रूल्स नहीं आते हैं हमें। देखो बिल्कुल सही बात है, रूल्स नहीं आते हमें। यस और नो? यस और नो? यस और नो? नो, रूल्स हमारे जरूरी नहीं है। ये सबसे बड़ा एक माइंड में ना मिथ बना रहता है, हमारा वहम होता है कि सर रूल्स तो आते नहीं, इंग्लिश कहां से आएगी। एक अनपढ़ अंग्रेज, मैंने भी एग्जांपल दिया था, एक अनपढ़ अंग्रेज जो खेतों में काम कर रहा है, क्या उसने पहले रूल सीखे हैं? क्या उसने पहले ग्रामर सीखी है? उसके बाद उसने इंग्लिश बोलनी स्टार्ट की है? नहीं ना। और रूल्स के बेस पे अगर आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे तो कभी इंग्लिश बोल ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? जस्ट सपोज अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो, मैंने आपसे पूछा हाउ डू यू डू, या मैंने आपसे पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप सोचोगे कौन सा टेंस था? आई थिंक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मे बी कंटीन्यूअस टेंस हो सकता है, आई डोंट नो। और उसके बारे में सोचोगे कौन सा रूल है, ता है, ते है, ती है लास्ट में, उसके बाद मुझे डू डज लगा देना है। इतनी देर इंटरव्यू क्या बोलेगा इंटरव्यूअर? बेटा घर चले जाओ। बोलेगा नहीं बोलेगा? क्या आप रूल सोच के लैंग्वेज बोल सकते हो कभी? यस और नो? नो। हिंदी में रूल सोचते हो बोलने के लिए? क्या कभी सोचा कि कहां पर है आना चाहिए, कहां पर विषय आना चाहिए, कहां पर क्रिया आनी चाहिए? सोचा कभी? विदाउट रूल्स यू आर स्पीकिंग हिंदी एंड आई एम स्पीकिंग इंग्लिश राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, सो आई एम थिंकिंग विच टेंस इट इज, कौन सा रूल मुझे यहां पर लगाना है, कौन सा टेंस सोचना है। क्या मैं सोच रहा हूं? नो, आई एम नॉट थिंकिंग। मुझे नहीं पता है मैं कौन सा टेंस लगा रहा हूं, कौन सी क्या चीज लगा रहा हूं। तो रूल्स हमारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। यस और नो? और यही बच्चे गलती सबसे बड़ी करते हैं कि वो रूल्स की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश सीखने का स्टार्टिंग में जोश होता है बहुत अच्छा कि सर इंग्लिश सीखनी है, और वो उठाते हैं बुक्स, टेंसेस सीखते हैं, नाउन सीखते हैं, प्रोनाउन सीखते हैं, एडजेक्टिव सीख लेते हैं, दुनिया भर की चीजें सीख लेते हैं। फिर देखते हैं इंग्लिश तो नहीं आई। इंग्लिश तो क्यों नहीं आई? क्योंकि वो रूल्स की तरफ भाग गया। हिंदी में भी रूल्स नहीं आते, बट यू कैन स्पीक हिंदी, लेकिन फिर भी आप हिंदी बोल सकते हो। बोल सकते हो ना? जो कह रहा है ना आपको कि टेंसेस जरूरी है, मैं कह रहा हूं टेंसेस जरूरी नहीं है। बिना टेंसेस आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। हालांकि मुझे नहीं पता चलता कि मैं कौन सा टेंस कब बोल रहा हूं, बट मैं बोलता रहता हूं। राइट? किसी को भी देख लेना, कोई अंग्रेज या कोई भी कोई जो इंग्लिश बोलता हुआ, उससे पूछना कौन से टेंस पे बात की थी अभी आपने, उसको नहीं पता होगा, बट वो इंग्लिश बोलता है। तो रूल इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्या रीजन है जो हमें इंग्लिश नहीं आती है? एनीबडी? वोकैबुलरी, यानी हमारी वर्ड मीनिंग्स। अगर देखो वर्ड मीनिंग्स नहीं आएंगे तो हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। यस और नो? यस और नो? यस और नो? नो, ये भी गलत हो गया बेटा। वर्ड मीनिंग्स देखो अच्छी बात है, वर्ड मीनिंग्स सीखो, मना नहीं कर रहा मैं, वोकैबुलरी अच्छी होगी तो अच्छे वे में बोल पाओगे, लेकिन वर्ड मीनिंग्स ज्यादा सीखोगे तो ही आप इंग्लिश बोल पाओगे। ये सबसे बड़ा हमारे दिमाग में मिथ रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं बेटा डेली के ना 5 वर्ड मीनिंग याद कर लियो इंग्लिश आ जाएगी, डेली के 2 वर्ड मीनिंग याद कर लियो ऐसे हो जाएगा, बहुत एक दिन में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स आपके पास होंगे। मैं मानता हूं इस बात को कि बहुत सारे वर्ड मीनिंग आप सीख जाओगे, और अच्छी बात भी है अगर आप वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, लेकिन वर्ड मीनिंग से ही आपको इंग्लिश आएगी, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस बात को भी प्रूव करके भी दिखा रहा हूं मैं। टोटल वर्ड मीनिंग्स कितने होते हैं लैंग्वेज के अंदर? कैन यू टेल मी? कितने वर्ड मीनिंग्स होते हैं लैंग्वेज के अंदर? मतलब हम गिन नहीं सकते इतने वर्ड मीनिंग्स होते हैं। आपको शायद पता नहीं कि डेली 1 या 2 वर्ड मीनिंग बनते रहते हैं, और ऐसे बनते बनते 50 लाख 1 करोड़ पता नहीं कितने सारे वर्ड मीनिंग्स है। क्या किसी को सारे वर्ड मीनिंग्स याद हो सकते हैं? किसी को हो सकते हैं? किसी अंग्रेज को भी हो सकते हैं, किसी नेटिव स्पीकर को भी इतने सारे वर्ड मीनिंग्स याद नहीं हो सकते। और याद होना अलग चीज है,
आप यूज कितने करते हो एक अलग चीज है। मैंने बात की अभी 50 लाख वर्ड मीनिंग्स की, 50 लाख से भी ज्यादा वर्ड मीनिंग्स हैं, तो इतने सारे वर्ड मीनिंग किसी को याद नहीं हो सकते, पहली बात। तो दूसरी बात, एक अंग्रेज को भी कितने वर्ड मीनिंग याद होंगे? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3000 टू 5000, मैक्सिमम 5000 मैंने बताए, 5000 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। आपको हिंदी में कितने याद होंगे? 5000 से ज्यादा होंगे? नहीं हो सकते। आप हिंदी बोल रहे हो लेकिन 5000 से भी ज्यादा वर्ड मीनिंग्स आपको नहीं आते। तो जब आप इंग्लिश किसी अंग्रेज की बात करेंगे, उसको भी 5000 से वर्ड मीनिंग ज्यादा नहीं आते। आना एक अलग चीज होती है और यूज आप कितने करते हो एक अलग चीज होती है। अगर किसी को 5000 भी आते होंगे ना, तो 5000 के 5000 वर्ड मीनिंग्स यूज नहीं कर सकता। एक अंग्रेज इंग्लिश बोलने में कितने वर्ड मीनिंग्स यूज करता होगा? कितने करता होगा? टेल मी। 1000, मैक्सिमम 2000, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2000 के आसपास वर्ड मीनिंग यूज कर सकते हैं। और इंडिया में जो अच्छी इंग्लिश बोलता है वो कितने वर्ड मीनिंग्स यूज करता होगा? 700 से 800। आप लोगों को इंग्लिश सीखने के लिए कितने वर्ड मीनिंग्स की जरूरत है? 500 से 600 मैक्सिमम। यस और नो? यस सर। अभी मैंने बात कही थी कि वर्ड मीनिंग्स ज्यादा आने जरूरी नहीं है, जो आते हैं उनका इंप्लीमेंटेशन, उनको यूज कैसे किया जाता है। इफ आई स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश, you will find there is not any single word that you don't know the meaning of that word. अभी जो मैंने बातें बोली, क्या आपको इनका मीनिंग नहीं पता था? You know all the words. Yes, sir. You are understanding very well. What I am speaking, you are understanding, yes or no? Yes, sir. अब समझ रहे हो तभी तो yes or no कह रहे हो। लेकिन क्या आप ये सेंटेंस बोल सकते हो? आप नहीं बोल पाते। तो वोकैबुलरी वाली बात तो है नहीं, प्रॉब्लम कुछ हो रही है। वोकैबुलरी आपको आती है, ये सारे वर्ड आपको पता थे। मैं कुछ और लाइन भी बोलूंगा, उनकी भी इंग्लिश मिलेगी आपको आती हुई। मुश्किल से 2 या 3 वर्ड ऐसे निकल जाएंगे कि जो आपको मीनिंग हो सकता है ना पता हो। कुछ भी मैं सेंटेंस जो बोल रहा हूं, सारे सेंटेंस आपको आते हैं नहीं आते हैं? वर्ड सारे पता है नहीं पता है? आपको पता है लेकिन नहीं बोल पाते। तो वोकैबुलरी रीजन नहीं होता है। मैंने बात क्या की थी थोड़ी देर पहले, आना अलग चीज है, यूज कितने करते वो अलग चीज है। हिंदी में आपको पता है पानी को जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं। क्या कभी अपनी लाइफ में यूज किया है, मुझे एक गिलास नीर दे दो, मुझे एक गिलास जल दे दो? सूरज को सूर्य भी कहते हैं, अरुण भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं। सूरज के अलावा इनमें से बाकी 4 या 5 जो मैंने बताए कभी यूज किए हैं? कभी यूज नहीं किए होंगे। कभी कहा कि अरुण पूर्व दिशा से निकल गया है, अरुण आ गया देखो। कभी क्या, अरुण को पानी दे दो, किसी और अरुण को देके आ जाओगे, राइट? उस वाले सूरज को तो नहीं दोगे ना। तो सूरज ही यूज करते हो आप। यानी बाद में कहना चाहते हो वर्ड मीनिंग आपने बचपन में बहुत सारे सीखे हैं। पापा को पिता भी कहते हो, पिताश्री भी कहते हो। कभी कहा पिता, मेरे पिता आ गए, है हिंदी में, लेकिन यूज हम लिमिटेड ही वर्ड्स करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे दुनिया भर के वर्ड्स हैं, लेकिन आप जो वर्ड्स हमारे पैट वर्ड्स होते हैं वही यूज करते हैं। यानी 500 वर्ड आपके लिए इनफ होते हैं, और 500 के 500 वर्ड्स आई एम डैम श्योर दैट आपको सबको आते होंगे। यू नो ऑल द वर्ड मीनिंग्स, दोज आर इंपॉर्टेंट टू स्पीक इंग्लिश। तो वर्ड मीनिंग्स जो वोकैबुलरी की आपकी जो थिंकिंग है कि भाई वर्ड मीनिंग्स आएंगे तो ही अच्छी इंग्लिश आएगी, तो दैट्स रॉन्ग। यस और नो? बस ये है कि वर्ड मीनिंग सीखो, अच्छी बात है, वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करो, हम कोर्स के अंदर वो भी करेंगे साथ साथ, लेकिन उन वर्ड मीनिंग से इंग्लिश आएगी वो जरूरी नहीं है। यानी आपको क्या चीज सीखनी है? आपको सीखना कि हाउ टू इंप्लीमेंट द वर्ड्स, हाउ टू यूज द वर्ड्स, कि वर्ड्स को यूज कैसे किया जाए, आपको वो चीज सीखनी है। सपोज करो कोई लेडी है, वो बाइक पे पीछे बैठी है और जो आदमी वो बाइक चला रहा है। आपने बहुत बार ऐसे केसेस देखे होंगे कि कई बार क्या होता है, जो दुपट्टा होता है वो टायर में उलझ जाता है। तो आप उस समय कैसे कहोगे कि मैम जो आपका दुपट्टा लटक रहा है कि मतलब उसको उस पर ध्यान दो या उसे संभालो, या उसे कैसे कहोगे? सी योर दुपट्टा, यानी अपने दुपट्टे को देखो। अब लेडी क्या कहेगी? देख लिया, अब बोल। क्या देखने के लिए बोलोगे उस समय? सी योर दुपट्टा। तो एक वर्ड होता है, यहां पे वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज माइंड। क्या माइंड वर्ड आपने सुना नहीं था? सबने सुन रखा है। और माइंड वर्ड, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसको यहां पर भी यूज किया जाता है। तो माइंड का मतलब क्या होता है? एक्चुअली ध्यान देना होता है, लेकिन आपने जितना सुना आपने उतना ही यूज किया, क्योंकि लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी जो आप सुनते हो उतना ही आप क्या करते हो? बोल रहे हो अभी। यस और नो? यस सर। तो आपको क्या चीजें सीखने, जो वर्ड्स आपको आते हैं उनको भी यूज करना सीखना है। तो हम कैसे बोलेंगे कि मैडम दुपट्टे पे ध्यान दो, माइंड योर दुपट्टा। मैडम दुपट्टे पे ध्यान दो, कैसे बोलेंगे? टायर में उलझ सकता है मैडम, माइंड योर दुपट्टा। कैसे बोलेंगे? बेटा जब खड़े हो ना तो देख लो छज्जा ना ऊपर, वो लग सकता है। माइंड योर हेड, कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे?
बेटा ध्यान दे थोड़ा अपने ऊपर, माइंड योर सेल्फ। कैसे बोलेंगे? तो माइंड का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। जब किसी पे ध्यान देंगे, पूरा मालूम है बिजली का काम कर रहा हूं और हो सकता है मुझे वायर वगैरह लग जाए, आप बोलोगे सर जी देख के माइंड द वायर। कैसे बोलेंगे? बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पर जो स्टेप्स होती हैं, जो सीढ़ियां होती हैं, वो क्या होती है, बिल्कुल खड़ी बना देते हैं, तो गिरने के चांसेस रहते हैं। तो वहां पे क्या ना, बस साहब अपने कदमों पे ध्यान दो। तो माइंड योर स्टेप्स, यानी वर्ड्स तो आपको आते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि यहां पर भी इनको यूज किया जाता। माइंड मतलब बस एक ही वर्ड सोचते थे, दिमाग। माइंड मतलब दिमाग। कभी कहते हुए ना माइंड योर सेल्फ, माइंड योर टंग, माइंड योर लैंग्वेज। अपनी जुबान पे ध्यान दे क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना? माइंड योर लैंग्वेज। कैसे बोलेंगे? स्माइल मत कर, माइंड योर लैंग्वेज। कैसे बोलेंगे? बेटा माइंड योर सेल्फ कैसा हो गया देख, ध्यान दे अपने ऊपर थोड़ा। माइंड योर सेल्फ कैसे बोलेंगे? और ऐसे भी बोलते हैं जब कोई मिसबिहेव कर रहा हो, माइंड योर सेल्फ, सुधार ले, सुधर जा, ध्यान दे ले अपने ऊपर, ठीक है ना? कैसे बोल रहे हैं, कैसे बोलेंगे? माइंड योर सेल्फ। कैसे बोलेंगे? तो एक वर्ड था माइंड, आपने और भी जगह सुना है। मेट्रो के अंदर गए होंगे, मेट्रो में ट्रैवल तो किया ना सबने, या सुनो? सोना नहीं किसी को, या सुनो? गए ना मेट्रो में? तो मेट्रो में एक अनाउंसमेंट होती है। क्या अनाउंसमेंट होती है? द डोर्स विल ओपन ऑन द लेफ्ट, प्लीज माइंड द गैप। बोलते हैं ना भाई साहब, गैप का ध्यान रखने, कभी खुल जाए और पटरी के ऊपर, या हो सकता है कि बार आदमी उतार ले जाते हैं, इंग्लिश स्टेशन पे उतरना होता है कि कहीं पे और उतार लेते हैं। तो माइंड द गैप, गैप का ध्यान रखिए। कई बार गेट में भी आ जाते हैं बच्चे, चिल्लाते हैं फिर, ठीक है? तो प्लीज माइंड द गैप। कैसे बोलेंगे? कैसे बोलो? माइंड वर्ड सबको पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि यहां पर भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि आप सबको पता है एक वर्ड है कंप्लीट और फिनिश। ध्यान से समझना इस वर्ड के बारे में, कंप्लीट एंड फिनिश। हम कहते हैं कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, मैंने अपना काम फिनिश कर लिया। डिफरेंस क्या दोनों वर्ड्स में, कंप्लीट और फिनिश में? मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, मैंने अपना काम फिनिश कर लिया। फिनिश एंड कंप्लीट में डिफरेंस क्या होता है? वर्ड दोनों सबने सुने हैं, लेकिन ये नहीं पता यूज कैसे करते हैं। मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, मैंने अपना काम फिनिश कर लिया, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? जल्दी बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, टेल मी फास्ट। क्या डिफरेंस होता है? कंप्लीट पूरा हो गया, फिनिश खत्म हो गया। अच्छा, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, फिनिश मतलब यहां पे सेंस क्या है? पूरा कर लिया ना। मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना क्या है, एग्जाम्पल से समझना। अब ये सागर है, सागर की होगी शादी, बड़ा खुश है, स्माइल दे रहा है। मैंने पूछा और सागर जिंदगी कैसी चल रही है? बोला सर बस शादी की टेंशन थी, लाइफ तो कंप्लीट हो गई, मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई। महीने बीते, साल बीते, 1-2 साल बाद मुझसे फिर मिला। अब की बार ये कहां बैठा हुआ था? डिवाइडर होता है ना रोड पे, फुटपाथ, वहां बैठा था। मैंने इससे पूछा क्या? पहले मैंने देखा आसपास बर्तन पड़े हुए थे, मैंने पूछा बेटा हुआ क्या? बोले सर लाइफ फिनिश हो गई। क्या हो गया? अंतर समझना, पहले तो कंप्लीट हो गई थी जब खुश था, अब दुखी है तो क्या कह रहा है? मेरी लाइफ फिनिश हो गई। क्या कह रहा है? जो कंप्लीट वर्ड होता है वो पूर्णता को शो करता है, संपूर्णता को शो करता है, लेकिन फिनिश होता है वो नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिविटी को शो करेगा। ओके, अब एक सेंटेंस है, इफ यू मैरी द राइट वुमन यू आर कंप्लीट। इफ यू मैरी राइट वुमन यू आर कंप्लीट, एंड इफ यू मैरी रॉन्ग वुमन यू आर फिनिश्ड। यू आर एंड, अभी आगे है, एंड इफ द राइट वुमन कैचेज यू विद द रॉन्ग वुमन यू आर कंप्लीटली फिनिश्ड। यू आर कंप्लीटली, समझ में आया कुछ? हल्की हल्की स्माइल आ रही है, लेकिन पूरे से बता रहे हैं। यानी अगर राइट वुमन आपको गलत वुमन के साथ पकड़ लेगी ना, तो यू आर कंप्लीटली फिनिश्ड। यू आर यानी पूरी तरह फिनिश हो, बर्बाद हो, फिर वो छोड़ेगी नहीं। ठीक है, तो ये होता है कंप्लीट और फिनिश में डिफरेंस। अब आ गया समझ में? वर्ड्स आपको सारे आते हैं, बट यू डोंट नो हाउ टू यूज देम। तो वोकैबुलरी बढ़ाने से अच्छा जो वर्ड्स आते हैं उनको यूज करो। बहने की इंग्लिश क्या होती है? बहती है ना कोई चीज, जैसे पानी बहता है, हवा बहती है, कुछ भी बह जाता है, इमोशंस में बह जाते हैं। अब बहना तो बहना ही है। टेल मी, फ्लो होता है बहना, और ब्लो वो भी बहना। वर्ड तो सबको पता है, ब्लो भी बहना, फ्लो भी बहना। अगर मैं कहूंगा कि गुब्बारे में हवा भर दो, क्या इंग्लिश बोलूंगा इसकी मैं? ब्लो द बैलून। अब इसमें बहने की बताओ कहां पे बात आई?
आपने कहा ब्लो भी बहना, फ्लो भी बहना, लेकिन मैंने कहा कि गुब्बारे में हवा भर दो, ब्लो द बैलून इसकी इंग्लिश होती है, तो यहां पे बहने की तो कोई सेंस नहीं आई ना। ब्लो का मीनिंग यहां पे क्या हो गया, हवा भरना हो गया। तो वर्ड्स के यूज आपको सीखने हैं, वर्ड्स आपको सारे आते हैं, यू नो द वर्ड्स बट यू डोंट नो हाउ टू इंप्लीमेंट देम, हाउ टू यूज देम। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? सो तो नहीं रहा ना कोई, यस और नो? नो सर। हाँ नहीं सो रहे, पीछे वाला टोपी वाला, हाँ सो तो नहीं रहे ना, यस और नो? नो। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था फ्लो एंड ब्लो की। देखो फ्लो में और ब्लो में डिफरेंस क्या होता है। फ्लो का मतलब होता है किसी लिक्विड का बहना। किसका बहना? अगर मान लो नदी बह रही है, पानी बह रहा है, दूध बह रहा है, तो इन चीजों के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लो का यूज करेंगे। और अगर हवा की सेंस होती है तो हम क्या यूज करते हैं, ब्लो। सिर्फ ब्लो का मतलब बहना ही नहीं हुआ, हवा की सेंस बोला है मैंने। किसी भी एक वर्ड का कोई एक मीनिंग नहीं होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस। आपको वो चीज सीखनी है। तो फ्लो मतलब क्या होता है, लिक्विड का बहना, और ब्लो मतलब क्या होता है, जब एयर की सेंस हो, हवा का बहना। अब देखो कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। मैंने कहा कि नदी बह रही है तो मैं कैसे बोलूंगा, रिवर इज फ्लोइंग, क्योंकि फ्लो लिक्विड के लिए यूज करते हैं। वाटर बह रहा है तो वाटर इज फ्लोइंग, कैसे बोलेंगे, बोलते रहना सबको। तो हम बात कर रहे थे फ्लो की, फ्लो लिक्विड के लिए हम फ्लो यूज करते हैं। और जब हम बात करेंगे ब्लो की, अब हवा की सेंस होती है, ब्लो यूज करते हैं। अगर हवा बह रही है कैसे बोलेंगे, एयर इज ब्लोइंग, कैसे बोलेंगे, फिर से बोलो। अब मैंने कहा था गुब्बारे में हवा भर दो, हवा की सेंस थी या नहीं थी, तो ब्लो द बैलून, कैसे बोलेंगे। अब ये देखो क्या है मेरे पास, ध्यान से देखो, क्या है, केक है, ये क्या है, तो काट दिया मैंने। ओह सर पहले काटो मत, पहले मोमबत्ती तो बुझा लो। पहले क्या करेंगे हम, कैंडल बुझाएंगे। क्या करेंगे, अब कैसे बोलोगे सर, फूंक मारेंगे ना, तो ब्लो द कैंडल, कैसे बोलोगे, फिर से बोलो। ब्लो द कैंडल भी कह सकते हो, ब्लो आउट द कैंडल भी कह सकते हो, बोथ आर राइट। अब ब्लो यहां पे मतलब क्या हो गया, बुझाना, लेकिन फूंक की सेंस थी। एक गाना तो आपने सुना होगा, कौन सा, हाँ सुना है, मुड़ के ता देख कुड़िए मुंडा हॉर्न ब्लो करदा। गाने तो सारे याद हैं, मुड़ के ता देख कुड़िए मुंडा हॉर्न ब्लो करदा। अब यहां पे भी क्या है, ब्लो का मतलब बजाना हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो आवाज होती है ना, हमारा साउंड होता है, तो हवा के जरिए हम तक पहुंचता है। अगर यहाँ पे वैक्यूम हो ना, हवा ना हो बिल्कुल भी, तो मैं बोलता रहूंगा लेकिन मुंह हिलता दिखेगा, लेकिन आवाज आप तक नहीं आएगी। तो ब्लो का मतलब क्या होता है, हवा की सेंस होगी। यहाँ पे ब्लो हॉर्न मतलब क्या हो गया, हॉर्न को बजाना हो गया, क्योंकि हवा के जरिए हम तक वो पहुंच रहा है। तो एक ही वर्ड के कितने सारे मीनिंग हो रहे हैं। तो सिर्फ वर्ड मीनिंग्स का आना जरूरी नहीं है, वर्ड का यूज करना जरूरी है। अब आई बात समझ में, लिसनिंग, स्पीकिंग, वोकैबुलरी भी जरूरी नहीं है, रूल्स भी जरूरी नहीं है। यही तो बात है, सब कहते हैं ना रूल जरूरी है, टेंस जरूरी है, ग्रामर जरूरी है। मैं कह रहा हूं कुछ भी जरूरी नहीं है। ग्रामर, मैं बहुत सारे ऐसे टीचर्स को जानता हूं जिनकी ग्रामर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ग्रामर है, सब रूल्स आते होंगे, सब कुछ पता है, ज्यूरेंट फॉर्म क्या होती है, ये क्या होता है, टेंस क्या होते हैं, क्या इनकी पहचान होती है, सब कुछ पता है उनको। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशन, सब कुछ आता है। बट वो एक बात कहते हैं, सर इंग्लिश नहीं बोल पाते हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, क्योंकि उन्होंने एज अ सब्जेक्ट सीखी है। और मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं एज अ लैंग्वेज सिखाने की बात कर रहा हूं आपको। सब्जेक्ट के रूप में सीखना अलग चीज है और लैंग्वेज को बोलना अलग चीज है। आपको हिंदी बोलनी आती है, क्या आप हिंदी के टीचर हो, नहीं हो ना। एक अनपढ़ अंग्रेज को इंग्लिश बोलनी आती है, क्या वो इंग्लिश का टीचर हो सकता है, नहीं है वो इंग्लिश का टीचर। गेटिंग माय पॉइंट, दोनों चीजों में डिफरेंस है। सब्जेक्ट की तरह सीखना अलग चीज है और एज अ लैंग्वेज सीखना वो एक अलग चीज है। और क्या रीजन है जो हमें इंग्लिश नहीं बोलनी आती है, माहौल नहीं होता है। माहौल नहीं होता है। तो देखो आप कह रहे हो एनवायरमेंट नहीं होता है हमारे पास, ये बात मैं मानता हूं कि एनवायरमेंट होगा आपके पास, अगर वातावरण है तो अपने आप उस चीज को सीख जाओगे। वो क्या अमेरिका में पैदा हुए थे, बट इवन देन दे कैन स्पीक इंग्लिश। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्या रीजन है इसके पीछे, रीजन क्या है, उन्होंने प्रैक्टिस की है। क्या की उसने, प्रैक्टिस के बारे में लास्ट में बताऊंगा कुछ खास बात, ठीक है। एनवायरमेंट वगैरह प्रभाव डालता है, लेकिन बिना एनवायरमेंट के भी आप सीख सकते हो, खुद एनवायरमेंट क्रिएट करके। और क्या रीजन है बताओ, हम क्या गलतियां करते हैं इंग्लिश सीखने में। और सर ट्रांसलेशन नहीं हो पाती है ना, ट्रांसलेशन आनी जरूरी है हमें, यस और नो, यस और नो, जोश ढीला हो गया, यस और नो। तो ट्रांसलेशन नहीं आती तभी तो दिक्कत होती है ना, कि सर ट्रांसलेट नहीं कर पाते। बचपन में क्वेश्चन पेपर में दिखा होगा ना, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करो, यस और नो। मैं कह रहा हूं ट्रांसलेशन भी जरूरी
नहीं है। तो यस और नो में क्या आएगा हमारा? नो। थोड़ा लंबा खींचो। नो। गेटिंग माय पॉइंट? ट्रांसलेशन भी जरूरी नहीं है। सबसे बड़ी गलती तो हम ट्रांसलेशन की ही करते हैं। ट्रांसलेशन में क्या होता है, पहली बात तो ध्यान रखना, ट्रांसलेशन करोगे आधे से ज्यादा सेंटेंस आपके गलत हो जाएंगे। ट्रांसलेशन करने में क्या होगा, आधे से ज्यादा सेंटेंस हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। गलत क्यों होंगे? मैं कह रहा हूं पंखा चल रहा है, अब आपने बचपन से सीखा चलने की इंग्लिश वॉक होती है। क्या बोलोगे? फैन इज वॉकिंग। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? फैन इज मूविंग। क्या बोलोगे? अच्छा, मूविंग। फैन इज रनिंग। क्या होगा? यस और नो? यस और नो? यस और नो? नो माय डियर स्टूडेंट्स, नो। देखो आपको ट्रांसलेशन में भी गलती हो रही है। कहता ना ट्रांसलेशन में क्या होंगी? गलतियां होंगी। पंखा चल रहा है, सिंपल सी बात है, पंखा चल रहा है। मैं कह रहा हूं सबको आती है इसकी इंग्लिश। जब भी कोई मशीन चल रही होती है ना, वो ऑन होती है। क्या होती है? तो पंखा चल रहा है मतलब फैन इज ऑन। कैसे बोलेंगे? और पंखा नहीं चल रहा, फैन इज ऑफ। कैसे बोलेंगे? अरे बात समझ में? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ट्रांसलेशन जरूरी नहीं है। ट्रांसलेशन में क्या हो जाएंगी? गलतियां हो जाएंगी आपकी। और भी बहुत सारे सेंटेंस आप एग्जांपल ले सकते हो ट्रांसलेशन में, जैसे कि सर क्या फैन इज वर्किंग। देखो वर्किंग का मीनिंग क्या हो जाता है, जब हम बोलते हैं ना उसकी कंडीशन कैसी है, वर्किंग कंडीशन में है, खराब कंडीशन में है। फैन इज वर्किंग नहीं हो गया, किस तरह चला दो ना पंखा, क्या खराब है क्या, चल नहीं रहा क्या? इज इट वर्किंग? हाँ ये वर्किंग है, चलाओ। अंतराल समझ में वर्किंग का मतलब क्या हो गया? वर्किंग मतलब वो ठीक है, खराब नहीं है। इट इज नॉट वर्किंग, इसको चलाने खराब, इट्स नॉट वर्किंग, ऐसे करके बोल देते हैं। तो वर्किंग की सेंस अलग जाती है। तो फैन चालू है, चल रहा है, इस इंग्लिश क्या होगी? अब चालू एक और चीज कहते हैं, ये बड़ा चालू है। अब मैं अगर पंखा चालू है, वो चालू है, वो चालू है, वो कैसे चालू? ही सो स्मार्ट। कैसे बोलेंगे? ही सो क्लेवर। कैसे बोलेंगे? वर्ड तो वही यूज हो रहा है ना, चालू। अब पंखा भी चालू है, लेकिन ट्रांसलेशन में गलतियां हो रही हैं। ट्रांसलेशन मोड पे जाओगे तो सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे आपके? गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर जिम मार रहा हूं, मारने की इंग्लिश क्या होती है? बीट। आई एम बीटिंग जिम। किल भी होता मारना, आई एम किलिंग जिम। कैसे बोलेंगे? कैसे बोलोगे जिम कर रहा हूं या जिम मार रहा हूं? सबको पता है आई एम डूइंग जिम। कैसे बोलेंगे? यस और नो? यस और नो? नो। क्यों नो? सबको पता है वर्कआउट होता है जिम करना। क्या होता है? आई एम वर्किंग आउट। कैसे बोलोगे? वर्ड सारे पता है आपको, मैं कह रहा हूं सारे पता है। यू नो ऑल द वर्ड मीनिंग्स बट यू डोंट नो हाउ टू इंप्लीमेंट देम, हाउ टू यूज देम। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस और नो? एक वर्ड होता है किल। किल मतलब मारना, मर्डर मतलब, अब देखना वर्ड दोनों सुने हैं सबने। हम किधर कहते हैं आज तो बड़ा किलर लुक दे रहा भाई, आज तो लड़का, देखो मुड़ के देखो, जल्दी देखो, किलर लुक दे रहा है। कैसा लुक दे रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है। अब किल का मीनिंग यहां पे अच्छा लगना हुआ है, किलर लुक। और मैं मर्डर से बना सकता हूं, मर्डर लग रहा है तो तू बड़ा खूनी दरिंदा लग रहा है। मर्डर कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? मैं नहीं कह सकता ना। तो वर्ड तो आपको सारे पता है बट यू डोंट नो हाउ टू यूज देम। किल से किलर बन सकता है लेकिन मर्डर नहीं हो सकता बेचारा। भाई किलर लग रहा है तो सागर, शादी के बाद भी, शादी के बाद भी किलर लग रहा है। कैसे बोलेंगे? किलर लुक आ रही है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन मर्डरर लुक नहीं कह सकते। यू नो ऑल द वर्ड मीनिंग्स बट डोंट नो हाउ टू यूज देम। वोकैबुलरी वाला भी बहम निकल गया। क्या सीखते हैं? रूल, ग्रामर वगैरह। ट्रांसलेशन जरूरी है, ट्रांसलेशन में भी आपकी गलतियां हो रही हैं। पहला पॉइंट ये होता है किसमें हम सोचते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है हम हिंदी में सोचते हैं, उसके बाद हम फाइनली हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर जो सामने वाले होता है उसके आगे हम बोलते हैं। ऐसे होता है ना। तो इसीलिए हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। बहुत सोच के, दिमाग लगा के, हमें सोच सोच के सेंटेंस बनाने पड़ते। क्यों? क्योंकि बीच में एक मोड आ गया, हम हिंदी में सोचते हैं। क्या ऐसा हो जाए कि हम डायरेक्ट इंग्लिश में सोचने लग जाए तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे? बना पाओगे नहीं बना पाओगे? अगर हिंदी में सोचना ही बंद कर दो, डायरेक्ट इंग्लिश में सोचोगे। अभी मैं बोल रहा हूं, मैं हिंदी में सोच रहा हूं सब कुछ, और मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो इंग्लिश में सोचना शुरू कर दूंगा। तो ऐसा अगर कुछ हो जाए कि हम डायरेक्ट इंग्लिश में ही सोचें और हिंदी में सोचे ही ना, तो क्या हम इंग्लिश नहीं बोल सकते? वी कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश। तो ट्रांसलेशन इसलिए नहीं करनी होती, कुछ तो सेंटेंस गलत बन जाएंगे ट्रांसलेशन में। दूसरी बात, ट्रांसलेशन करोगे तो बहुत प्रॉब्लम्स होगी बोलने में। एक अंग्रेज भी ट्रांसलेशन नहीं करता, वो नहीं सीखता हिंदी टू इंग्लिश। हम क्या करते हैं? बचपन से ही एक ही तरीका अपनाया है, हिंदी टू इंग्लिश सीखनी है। कैसे सीखनी है?
सपोज करो उसको डायरेक्ट इंग्लिश में सीख लो, प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आपको लग रहा है कैसे सीखें? आपको शायद पता नहीं है दुनिया भर के ऐसे वर्ड मीनिंग्स है जो आप डायरेक्ट इंग्लिश में ही सीख रखे हैं। उन वर्ड्स में ये बात नहीं आती कि आपको हिंदी सोचनी है फिर इसकी इंग्लिश क्या होगी। बहुत बार बच्चे पूछते रहते हैं सर इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश क्या होगी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये क्या बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। दुनिया भर के ऐसे वर्ड मीनिंग्स हैं, ऐसे वर्ड्स आपको आते हैं जिनकी आपको इंग्लिश पता है और हिंदी नहीं पता। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आपने वो किस में सीख लिए थे? इंग्लिश में। और अभी बताने वाला हूं कौन कौन से। अपने आसपास से देखो, ये क्या है? बोर्ड है। हिंदी में क्या कहते हैं? श्याम पट किसको कहते हैं? ब्लैक बोर्ड को कहते हैं। ये तो ब्लैक नहीं है, तो व्हाइट बोर्ड है। अब इसको बताओ, श्वेत पट। क्या श्वेत पट सोच के आपने इसको ब्लैक मतलब बोर्ड बोला है? नहीं बोला ना। पेन कहां है मेरा? डायरेक्ट पेन बोलते हो क्या? कलम सोच के पेन बोला आपने? नहीं बोला ना। ये क्या पहन रखा है मैंने? कोट। हिंदी में क्या कहते हो? कपड़े। कपड़े तो सारे हैं। सूट, पूरा जो ड्रेस होता है सूट बूट हमारा, ठीक है ना, सूट बोलते हैं इसको। और वो भी इंग्लिश का ही वर्ड है। वो दूसरे वाला सूट होता है जो हिंदी में होता है, वो लेडीज पहनती हैं जो, वो वाला सूट हिंदी में होता है। लेकिन नहीं पता ना आपको, काले चश्मे जो होते हैं उनको गोगल्स कहते हैं। तो आप सभी गोगल्स ही कहते हो क्या? काले चश्मे सोच के गोगल्स कहा है? नहीं ना, डायरेक्ट इंग्लिश में सीख रखा है तो प्रॉब्लम नहीं हो रही। इसको क्या कहते हो? स्पीकर कहते हो। स्पीक करने वाला स्पीकर। तो क्या आपने हिंदी में सोच के उसके बाद इंग्लिश बनाई उस चीज की? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपने डायरेक्ट इंग्लिश में ही सीखे हैं। तो वो वर्ड्स आप बहुत अच्छे से बोल पाते हैं। क्यों बोल पाते हो? क्योंकि आपने डायरेक्ट वो किस में सीख लिए? इंग्लिश में। जो हिंदी का जो बीच में मीडियम आ जाता है, सिस्टम जो प्रॉब्लम करता है, वो साइड में हो गया। और डायरेक्ट जब आप किसी वर्ड को इंग्लिश में सीख लेते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे, कुछ और एग्जांपल्स देता हूं। इसको हम क्या कहते हैं? चेयर। क्या आपने कुर्सी सोच के चेयर का है? बहुत बार आप डायरेक्ट बोलते हो सर चेयर कहां है, चेयर दे दो। क्या कुर्सी सोच के चेयर बोलो? नहीं। आपके सबके पास होगा क्या? मोबाइल फोन। क्या अपने हिंदी में क्या बोलते हैं? दूरभाष यंत्र। क्या ये सोच के आपने टेलीफोन या मोबाइल फोन ऐसे बोला है? नहीं बोला ना, डायरेक्ट इंग्लिश में बोला है। घर में बोलते सर घर में पेंट चल रहा है, मैं इसलिए नहीं आ रहा। पेंट रंग सोच के पेंट बोला है? नहीं बोला ना। तो बहुत सारे और भी वर्ड है। सर मैं कार में आया हूं, कार को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं पता। क्या कहते हैं? मोटर गाड़ी। क्या बोलते हैं? मोटर गाड़ी है ना। चौपहिया, चार पहिया, चौपहिया जो भी है बोलते हैं। कोई भी जो गाड़ी होती है ना उसको हम चौपहिया बोलते हैं, चार पहिए वाली जो भी होती है। मोटर गाड़ी कार के लिए यूज कर देते हैं, लेकिन मोटर भी इंग्लिश का ही वर्ड है। बहुत सारे ऐसे और भी वर्ड हैं जो आपको सारे इंग्लिश में सीख रखे हैं हम डायरेक्ट। बैग, थैला सोच के बैग बोला है या बस्ता सोच के बैग बोला है? डायरेक्ट आपने क्या बोला? बैग। सर बैग, चेयर, फोन, पेंट, वॉल, पेंटिंग, दुनिया भर की चीजें, एसी, व्हाटएवर दैट इज, दोनों बहुत सारे ऐसे वर्ड आप डेली लाइफ में यूज करते हो, लेकिन आपको इनके बारे में कभी पता नहीं चलता कि आपने ये हिंदी में सोचे या इंग्लिश में सोचे। लेकिन आप डायरेक्ट इनको क्या कर देते हो? बोल देते हो। बोल देते हो ना। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आपने किस में सीखे? इंग्लिश में सीखे। अगर हिंदी में सीखे होते तो वही दिक्कत होती है यार, हिंदी में तो पता है इसकी इंग्लिश क्या होगी इसकी। तो आपको वर्ड्स को डायरेक्ट किस में सीखना है? इंग्लिश में सीखना है। कैसे सीखना है? माइंड ट्रेनिंग। क्या लेना आपको? माइंड ट्रेनिंग को ही आप प्रैक्टिस भी कह सकते हो। माइंड ट्रेनिंग को हम क्या कह सकते हैं? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो ये लगा लो दुनिया में सफल होने का एक ही मूल मंत्र है। क्या है? प्रैक्टिस है। सिर्फ मैं इंग्लिश में नहीं कह रहा, किसी भी चीज में दुनिया भर के एग्जांपल्स भरे पड़े हैं इस चीज के कि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस ने दुनिया भर के लोगों को ऐसा नाम दिलाया कि आज भी हम उनका नाम लेकर उनकी पूजा करते हैं। दुनिया भर के ऐसे लोग हैं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यानी माइंड ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा हूं। जब किसी चीज में आप अपने आप ट्रेंड हो जाते हो, किसी चीज में क्या हो जाते हो? ट्रेंड हो जाते हो, तो वो चीज अपने आप होती है, आपको करनी नहीं पड़ती। वो चीज अपने आप होती है। और जो चीज अपने आप होगी वो ऐसी होगी अपने आप ही, आपको गलती नहीं करे, आप सही बोलते जा रहे हो अपने आप, जिस चीज में आप ट्रेंड हो गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्टार्टिंग में जब कार चलाने सीखते हो कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, बार बार सोचते हो गियर कहां है, क्लच कहां, ब्रेक कहां, बार बार दिक्कत होती है। जब क्लच गियर देखते हैं तो देखते हैं गाड़ी कहां है, खेत में है। बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों? हमारी बॉडी ट्रेन नहीं होती है। तो माइंड ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। जब बार बार किसी काम को करते हो माइंड ट्रेंड हो जाता है। ट्रेनिंग का इतना बड़ा खेल है, आपको पता नहीं चलेगा आपने कब वो काम कर दिया। जब आप सीख जाते हो गाड़ी चलाना तो आप बातें भी करते रहते हो, और बातों के साथ साथ आजकल तो फोन आ गया है, फोन चलता रहता है, गाड़ी चलती रहती है, टाइपिंग चलती रहती है, कितनी चीज साथ साथ चलती रहती है।
ठीक है, और कोई मतलब साइकिल वाला आ गया ना, उसको गाली भी देंगे निकल के। तू बड़ा आ गया, गाली नहीं बताऊंगा क्या देंगे, पर देंगे। मतलब एक साथ इतने सारे काम करना, दैट्स अ ग्रेट थिंग। कैसे हो पा रही है वो चीज? माइंड ट्रेनिंग। सिर्फ माइंड ट्रेनिंग नहीं, इसमें फिजिकल ट्रेनिंग भी है। जब माइंड ट्रेन होगा, फिर बॉडी अपने आप उसके साथ जो हमारा सम्मेल, क्या कहते हैं उसको, तालमेल, वो बना लेती है। तो इसलिए माइंड ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। माइंड ट्रेनिंग का यूज सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। जब अगर मान लो किसी को इंग्लिश बोलने भी आती है ना, और वो रात को सो रहा है, जब वो बड़बड़ाएगा नींद में, चाहे इसको इंग्लिश बोलनी आती है, लेकिन वो बड़बड़ाएगा अपनी लैंग्वेज में, गालियां वालियां सब अपनी लैंग्वेज में देगा। और एक अंग्रेज कौन सी लैंग्वेज में बड़बड़ाएगा? इंग्लिश में बड़बड़ाएगा। क्यों? उसका माइंड किस में ट्रेंड है? इंग्लिश में ट्रेंड है। और आप लोगों का हिंदी में नहीं, अपनी मातृभाषा में। कुछ तो हरियाणा में गाली देते हैं, यहां पे हिंदी बोल के दिखा रहे हैं। सब अपनी अपनी मातृभाषाओं में गालियां दोगे नींद में, ओ वो सारी चीजें। ऐसे चिल्लाओगे नहीं चिल्लाओगे? तो क्यों? क्योंकि माइंड उसमें ट्रेंड है, वो आप नहीं कर रहे, वो अपने आप हो रही है। वो चीज अपने आप हो रही है। अपने आप तभी होती है जब उस चीज के अंदर आप क्या होते हो? ट्रेंड होते हैं। वो सारे बच्चे कहते हैं, मैं कहता हूं यार, कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं सर्कल में, वो गाली दे बिना मानेंगे नहीं। भाई गाली मत दे यार, क्या करो, अपने आप निकल जाती है। वो अपने आप क्यों निकल जाती है? क्योंकि माइंड इतना ट्रेंड हो रखा है, बार बार उसकी इतनी प्रैक्टिस की है बचपन से आज तक, वो छूट नहीं पा रही है प्रॉब्लम। तो ट्रेनिंग का सबसे बड़ा खेल है। तो हिंदी में बड़बड़ा सकते हो, लेकिन इंग्लिश में नहीं बड़बड़ा सकते। लेकिन मेरा एक ऐसा स्टूडेंट रहा जिसने जो इंग्लिश में ही बड़बड़ाया। घर से फोन आया, सर क्या पढ़ा दिया? पीछे खड़ा है मोंटी कैमरे के पास, नींद में बड़बड़ाता है, वेयर आर यू गोइंग? हे यू कम टू मी, व्हाट द हेल आर यू स्पीकिंग लाउडली? पता नहीं दुनिया भर के ऐसे सेंटेंस, मतलब नींद में बड़बड़ा रहा था। घर से फोन आया, बेटा ये क्या कर दिया मेरे बच्चे का? अच्छी भली हिंदी बोलता था। वो क्यों? क्योंकि माइंड उसका क्या हो गया, उसके अंदर ट्रेंड हो गया है। घर में एक छोटा सा एग्जांपल सबके पास साथ हुआ होगा। घर में जहां पे शीशा रखा रहता हो ना, उसकी पोजीशन चेंज कर देना। और पोजीशन चेंज करने के बाद 1 महीने तक, आप, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, आप उसी जगह पे जाओगे जहां पे पहले शीशा रखा था। जाओगे नहीं जाओगे? क्योंकि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ट्रेंड हो चुकी है। आप जानबूझ के नहीं कर रहे उस चीज को। आपका माइंड और बॉडी ऐसा सिस्टम बैठ गया कि अपने आप वो क्या हो रहा है, वो काम हो रहा है। यू आर नॉट डूइंग दैट थिंग, दैट इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली। वो अपने आप हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि बार बार उस काम को कर करके ट्रेन हो गए हो। अब बात आती है, देखो प्रैक्टिस से रिलेट होती है बात। मैंने कहा था प्रैक्टिस, मैंने कहा था सबसे बड़ा मूल मंत्र है। प्रैक्टिस है तो सब कुछ सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप सोच नहीं सकते इतना कुछ कर सकते हो। सचिन तेंदुलकर को जानते होगे। हम कह देते हैं कि भाई कोई सचिन तेंदुलकर है, वो अपने आप में है। कोई लता मंगेशकर बन गई, कैसे बन गई, लेकिन उसके पीछे का हमें हार्डवर्क नहीं पता होता। हम दुनिया की चमक देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे कितना अंधेरा, उसका कितना हार्डवर्क गया है, वो हम नहीं देखते हैं। वो जो चमक दिखती है ना, वो ऐसे नहीं मिलती किसी इंसान को, बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है उसके पीछे। तो मैं तो इंग्लिश की बात कर रहा हूं। इंग्लिश इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं कि मैं इंग्लिश में आप नहीं सीख पाओगे। इट्स अ पीस ऑफ केक। इट्स अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? कोई भी आसान काम, कोई भी। अब ट्रांसलेशन मत करना, दिक्कत हो जाएगी। इट्स, ये पीस मतलब टुकड़ा, ऑफ केक, केक का टुकड़ा है। ये इडियम है। इडियम फ्रेजेस का मतलब क्या होता है? दिखते कुछ और है, इनका मीनिंग होता कुछ और है, मुहावरे की तरह, ठीक है ना। इट्स अ पीस ऑफ केक मतलब कोई भी आसान काम। इंग्लिश सीखना क्या है? इट्स अ पीस ऑफ केक। और इंपॉर्टेंट भी है, इट्स मस्ट। और इंग्लिश सीखने के लिए फ्लुएंटा पे आना इट्स मस्ट। कैसे बोलेंगे? देखो इट्स अ पीस ऑफ केक, बना कैसे, याद कैसे रखना आप? पीस मतलब टुकड़ा, केक का टुकड़ा इतना आसान होता, खाना बहुत आसान। बर्थडे पार्टीज में जाते हो और जब लाइन में मिल रहा होता है, खा के खाली डोना लेके बैठे रहते हैं। मतलब मुंह में रखा केक गायब। और जाएंगे तो यार रखा तो था यार, मुझे तो मिला ही नहीं। यानी इतना आसान काम कि केक खाने के जितना आसान काम हो, उसको हम बोलते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक। क्या बोलते हैं? यानी कोई बड़ी चीज नहीं है, केक की तरह है। और चीज खाओ, देखो केला छीलना पड़ेगा, अखरोट को खा के दिखाओ, कितना मुश्किल होता है ना। तो आसान काम को बोलते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक, और मुश्किल काम को क्या बोलते हैं? इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। नट होते हैं, अखरोट को ही बोलते हैं। क्रैक मतलब तोड़ना, अखरोट को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। आसान काम को बोलते हैं इंग्लिश में इट्स अ पीस ऑफ केक, और मुश्किल काम को बोलते हैं इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। तो इंग्लिश सीखना क्या है? बिल्कुल आसान है, बच्चों का खेल है, चुटकियों का खेल है। अब देखो मैं बच्चों का खेल कह रहा हूं, चाहे चुटकियों का खेल कह रहा हूं, चाहे कुछ भी कह रहा हूं, इंग्लिश क्या होगी? इट्स अ पीस ऑफ केक। क्या होगी? ट्रांसलेशन करते तो दिक्कत हो जाती, लेकिन आसान काम है, इट्स अ पीस ऑफ केक। कैसे बोलेंगे? अब अखरोट देखो मुश्किल काम होता तोड़ना, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। मुश्किल काम को हम क्या बोलते हैं? इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक।
अब क्यों होता है मुश्किल काम? देखो, अखरोट को तोड़ना ट्राई किया हुआ, दांतों से तोड़ते हैं, थोड़ी देर ऐसे बैठे रहते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? प्लास लेके आते हैं, फूकनी लेके आते हैं, हथौड़ा लेके आते हैं, मारते हो बेड के नीचे, फिर ढूंढ के निकालते हैं, फिर उसको साफ करते, जाले वाले लग जाते हैं। उसके बाद लास्ट में ऑप्शन रहता है गेट में लगाना, गेट में लगा के हम क्या करते हैं? दबाते हैं उसे, फिर उसके बाद आवाज आती है कट कट, फिर कंफर्म करना पड़ता है अखरोट टूटा है, गेट टूटा। एक दिन गेट टूट गया था, बहुत गालियां सुनी, मतलब बहुत मुश्किल काम होता है, पिटा भी, पर अखरोट क्लास में तोड़ के ही माना मैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। लेकिन इंग्लिश सीखना मैं कह रहा हूं बहुत आसान है, केक खाने के बराबर है। इट्स अ पीस ऑफ केक। कैसे बोलेंगे? सचिन तेंदुलकर, एक बार की बात है, 2007 की बात है, तो वो खेल रहे थे और उनका जो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम के जो प्लेयर थे वो थे ब्रैड हॉग। अब ब्रैड हॉग नए नए आए थे उस समय, और सचिन तेंदुलकर को उस जमाने में आउट करना मतलब बच्चों का खेल तो होता नहीं था। इट वॉज नॉट अ पीस ऑफ केक, इट वॉज नॉट अ पीस ऑफ केक, आसान काम नहीं था, इट वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक, इट वॉज अ। हुआ क्या? ब्रैड हॉग ने सचिन को आउट कर दिया। अब सचिन को आउट किया तो थोड़ा जोश में तो आना ही था। ब्रैड हॉग खुश और भागा भागा बॉल लेके सचिन के पास, बोला सर मेरी जिंदगी का एक ऐतिहासिक दिन है ये, मैंने आपको आउट किया है, मैं इतना खुश हूं, मुझे ऑटोग्राफ दो इसके ऊपर। सचिन ने क्या लिखा उसके ऊपर? ये दिन तेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। अब ये बात लिख के वो घर जाके सोया नहीं था, या घर जाके उसने बियर पीनी शुरू कर दी अपना मस्ती में, वही अपना ठीक है वही रूटीन। उसके बाद उसने क्या किया? प्रैक्टिस, एक छोटी सी लाइन जो उसकी इज्जत की बात थी अब। और जब तक भी मैच हुए आज तक का इतिहास रहा है, वो कभी सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाया। पूरा जोर उसने लगाया लेकिन कभी सचिन को आउट नहीं कर पाया। ये होती है पावर प्रैक्टिस की। किसकी? फिर से बोलो, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज मस्ट। कैसे बोलेंगे? और भी दुनिया भर के एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। एक बार पिकासो, सुना नाम पिकासो? एक बहुत बड़े पेंटर हुए हैं, बहुत बड़े। तो ऐसे ही न्यूयॉर्क की स्ट्रीट में से जा रहे थे, एक लेडी थी, उससे टकराते उसने देखा, ओ पिकासो। बोले सर आप पिकासो ना, मैंने आपको पहचान लिया। वो इतनी अफरा-तफरी भागी भागी गई, पेज लेके आई, पेन लेके आई, कलम लेके आई, अपना बोली सर मेरा एक स्केच बनाओ जल्दी से। उसने 30 सेकंड्स ली और 30 सेकंड के अंदर उसका एक ड्रॉ किया स्केच और उसको दे दिया। बोला जाओ लेडी, दिस इज फॉर यू। पिकासो ने कहा कि ये ना 50 लाख की है। कितने की है? 50 लाख की। उसको यकीन नहीं हुआ, वो गई कई जगह उसने पता किया, ये बेचना चाहती हूं मैं, कितने की लोगे? सब बोले ओ माय गॉड इट्स पिकासोस पेंटिंग, इसके हम कम से कम 50 लाख तो दे सकते हैं। वो हैरान, जहां भी जा रही 50 लाख तो दे ही सकते हैं कम से कम। वापस आई भागी भागी, बोली सर मुझे भी सिखाओ ना, 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाते हैं। उसने क्या कहा कि मैडम जो आपको लग रहा है 30 सेकंड, इसको बनाने के लिए मैंने 30 साल लगा दिए। कितने साल लगा दिए? 30 साल। आपको हो सकता है लग रहा है कि 30 सेकंड में बनी है, लेकिन मुझे इसे बनाने में 30 साल लगे हैं। वो किसकी पावर थी? प्रैक्टिस। किसकी पावर थी? प्रैक्टिस। फिर से बोलो, प्रैक्टिस की पावर थी। ध्यानचंद को जानते हो? मेजर ध्यानचंद बहुत बड़े हॉकी के प्लेयर हुए, हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। वर्ल्ड में इससे ऊपर कोई हॉकी का प्लेयर नहीं रहा है। क्यों कहे जाते हैं हॉकी के जादूगर? प्रैक्टिस। क्यों कहे जाते हैं? रेलवे ट्रैक की जो ऊपर की जो लाइन होती है ना, उसके ऊपर वो क्या करते थे? हॉकी चला के ऐसे बॉल को गिरने से बैलेंस बनाते थे। जो रेलवे ट्रैक पे प्रैक्टिस करता है, सोच सकते हो आप कितनी उसकी हॉकी में वो पारंगत होगा। वो लोगों ने कई बार उसकी हॉकी तोड़ के भी देखी कि है क्या इसकी हॉकी में जो बॉल छूटती नहीं है। हॉकी तोड़ के देखा, कुछ नहीं मिला। क्या मिला? प्रैक्टिस। क्या मिली? प्रैक्टिस मिली वहां पे भी। एक बार की बात है, ओलंपिक चल रहे थे और गेम चल रहा था, तो आधा गेम जब जा चुका था ना, तो कोई भी गोल नहीं हुआ था। सब बोले आज क्या कर रखा है ध्यानचंद, कैसे खेल रहा है, ऐसे तो हम हार जाएंगे। बोला गेम को यहीं रोक दो और जाके चेक करो कि जो पोस्ट बनी हुई है वो छोटी है। सब बोले इतने बड़े गेम में तूने कैसे नाप दिया आंखों से कि वो छोटी है? और जब जाके नापा रेफरीज ने, 2 फुट छोटे थी पोस्ट। कैसे पता? प्रैक्टिस। कि ऐसे हार क्यों रहे? क्योंकि उसने दिन रात कितनी प्रैक्टिस की होगी, सोच के देखो। दिन रात वो एक एक इंच नाप के उसने बॉल फेंकी होगी कि यहां पे डालूंगा तो बॉल अंदर जाएगी जाएगी, लेकिन उस दिन नहीं जा रही। उसने बोला कि छोटा है गोल पोस्ट, जाके नाप के देखो। और जब नाप के देखा तो सच में क्या निकला? वो
छोटा निकला। कैसे पता चला? प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल है। दुनिया भर के लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ने ही क्या किया, उनको सफल बनाया। मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप एक प्रॉमिस मुझसे करो कि आप लगन के साथ यहां पर आओगे इंग्लिश सीखने, एक वादा मैं करता हूं आपसे कि मैं इंग्लिश आपको सिखा के ही रहूंगा। प्रॉमिस आपको क्या करना है कि आप लगन के साथ यहां पर आओगे, और मैं क्या प्रॉमिस करता हूं कि मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको इंग्लिश जरूर आएगी। जो एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है ना, वो आपको मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? एक जगह पे फोकस लगाना पड़ेगा। एक ही जगह पे जब फोकस होता है ना, तभी हमें कोई चीज आती है। एक महान आदमी ने कहा है, व्हेन यू हैव मोर देन वन फोकस इट मींस यू हैव नो फोकस। अगर आपके पास एक से ज्यादा फोकस है ना, तो आपके पास फोकस ही नहीं है। क्या आप एक टाइम पे एक से ज्यादा चीजों पे फोकस कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, फोकस तो एक ही रहता है। तो जब आपको इंग्लिश सीखनी है ना, तो उससे फोकस बनाओ और उसके लिए आप प्रयास करते रहो। मैं गारंटी ले रहा हूं बहुत जल्दी आपको अच्छी इंग्लिश आ जाएगी। प्रैक्टिस की बात की मैंने। प्रैक्टिस जो है, कुछ डाउट रहते हैं बच्चों के मन में, सर प्रैक्टिस करे, कितनी करे, कैसे करे, प्रैक्टिस कितनी करनी है? कोई बता सकता है कितनी प्रैक्टिस करनी है? कितनी प्रैक्टिस करनी है? प्रैक्टिस एक बार, दो बार, तीन बार, दिन रात। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, मैं कहता हूं बेटा प्रैक्टिस होगी, हाँ सर हो गया, मैंने सुना दिया इसे। उससे पूछते हैं ना, आता नहीं है। तो प्रैक्टिस करनी कितनी है? प्रैक्टिस आपको करनी है जब तक आपको वो चीज आ नहीं जाती, वही तो प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? क्या सचिन एक ही दिन प्रैक्टिस करके बैठ गया था कि मैं सचिन बन जाऊंगा एक दिन प्रैक्टिस में? प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? उस काम को आप बार बार करते रहो, जब तक करते रहो, जब तक आपको चीज नहीं आती। मैं गारंटी ले रहा हूं बिल्कुल आएगी। ऐसी कोई चीज धरती पे है नहीं जो नहीं सीख सकते आप। ठीक है, ये होता है प्रैक्टिस का खेल सबसे बड़ा। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें डर लगता है गलतियां हो जाएंगी, बोलेंगे बेइज्जती हो जाएगी। पहली बात तो बेइज्जती कराना जरूरी है। बेइज्जती कराना इट्स मस्ट। क्या है? बेइज्जती कराना, आवाज नहीं आ रही? बेइज्जती कराना क्या है? इट्स मस्ट है। जरूरी क्यों है? क्योंकि गिरेंगे नहीं तो उठेंगे कैसे? उठने के लिए एक बार गिरना इट्स मस्ट। गिरना इट्स मस्ट। तो जब आप बार बार बाहर जाओगे, देखो पहली बात, गलत बोलोगे तो करेक्ट तभी तो करूंगा कि बेटा गलत बोल रहे हो, ये यहां पे गलती थी, इसको सही करो। और धरती पे आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं हुआ जिसने बिना गलती किए हुए कोई चीज सीख ली हो या कोई काम कर दिया हो। बिना गलती कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। गलतियों का मतलब ही क्या है? यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग। आइंस्टीन ने भी बोला था, अगर आपने जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की है ना, इसका मतलब आपने कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं किया है। कुछ सीखने के लिए आपका गलती करना क्या है? इट्स मस्ट। क्या है? तो आप गलतियां कर रहे हो तो डरो मत उससे। आज वो लोग हंस रहे हैं, हंसते रहेंगे, लेकिन जब आपको इंग्लिश आ जाएगी आप हंसोगे, वो रोएंगे। वो क्यों नहीं बोल रहे पता है? वो अपनी ईगो को आगे रख देते हैं। मतलब वो फील करते हैं मैं ट्राई करूंगा, लोग मुझे देखेंगे। अपनी ईगो को सामने रखे हो कभी सीख ही नहीं पाते कोई चीज। ईगो को छोड़ो, कुछ नहीं होता ईगो। कुछ कहते सर बोलूंगा तो सामने वाले को पता लग जाएगा मुझे इंग्लिश नहीं आती। अरे भाई जब नहीं बोल रहे हो तब भी तो उसको पता है कि इंग्लिश नहीं आती। आप बोलोगे तब उसको पता लग जाएगा इंग्लिश नहीं आती। जब नहीं बोल रहे उसको पता है कि अभी इंग्लिश आती है तुम्हें, तब भी उसको क्या पता चल रहा है? आपको इंग्लिश नहीं आती। तो एक बार बेइज्जती करानी जरूरी है, तभी आपके अंदर हौसला आएगा आगे बढ़ने का। गॉट माय पॉइंट? तो कोई दिक्कत नहीं है, हर टाइम इंग्लिश बोलते रहो, गलत बोलो सही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। गलतियां हर इंसान करता है और गलतियों से ही आप सीख सकते हो। आपको शायद पता नहीं है, बड़े से बड़ा अंग्रेज भी जो कहता है ना मैं इंग्लिश में ये हूं वो हूं पता नहीं क्या हूं, वो भी गलतियां करता है सेंटेंसेस में। और इंग्लिश ऐसे ही बोली जाती है, कोई भी लैंग्वेज ही ऐसे बोली जाती है। एक छोटे से छोटा सेंटेंस सबने सुना होगा, आई लव यू। क्या सुना है? रिप्लाई क्या होता है? अच्छे से बोलो, ये तो बहुत बार बोलते हो ना तुम, ढंग से बोलो। क्या बोलते हैं? आई लव यू टू। ये सेंटेंस भी आपका गलत है। गलत क्यों है? जो टू वर्ड है, टू का मतलब क्या? भी। टू और ऑल्सो ये ऐसे वर्ड होते हैं, इनको जहां लगाते हैं ये मतलब उसी वर्ड को क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं। अब ध्यान से समझना इसका मीनिंग। गलती से मत डरना, मैं ये बताना चाह रहा हूं। गलतियां बड़े से हर एक इंसान कहीं भी चले जाना ऐसे ही सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली सेंटेंस क्या होता है? गलत होता है। आई लव यू का रिप्लाई आपने दिया आई लव यू टू। अब टू कहां पर लगा है? यू के साथ। आई लव यू टू। अब जिसके साथ लगता है उसे वो क्वालिफाई करता है। यू टू का मतलब क्या? तुम्हें भी। आपने कहा मैं तुम्हें प्यार करता हूं, रिप्लाई क्या? मैं प्यार करता हूं तुमसे भी। आपके का सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया? मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। इसका मतलब और पता नहीं कितनी सारी है। Are you getting my point? तो टू कहां लगना चाहिए था? मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, ये सेंटेंस कहना चाह रहे थे ना। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई टू लव यू, यानी मैं भी। आई टू, आई लव यू टू नहीं। ध्यान से समझना, जिसमें कह रहा हूं मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। आई टीच इंग्लिश, आई टीच
अब मैं ऑल्सो या टू कोई भी वर्ड लगाना चाहूं, मैंने मान लो इंग्लिश के साथ ऑल्सो लगा दिया, आई टीच इंग्लिश ऑल्सो। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूं, इसका मतलब हिस्ट्री पॉलिटिकल या कुछ और सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूंगा। और मैं इस ऑल्सो को उठा के आई के साथ लगा दूं, आई ऑल्सो टीच इंग्लिश, यानी मैं भी इंग्लिश पढ़ाता हूं, यानी और भी कोई है जो इंग्लिश पढ़ाता है, यानी जहां पर इसको लगा रहे हैं ये उसी को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो गलतियां तो सब करते हैं और छोटी मोटी गलतियों से डरना मत। अगर हर सेंटेंस को बारीकी से खोदोगे, हर सेंटेंस में गलती मिलेगी और गलती करोगे तो ही आप सीखोगे। बचपन में जब हिंदी बोलनी सीखी थी, क्या डायरेक्ट सेंटेंस बोल दिया था, मुझे पानी दे दो? पानी चाहिए होता था क्या बोलते थे? मम। क्या बोलते थे? मम। कोई वर्ड है? आवाज नहीं आ रही? तो कोई वर्ड है ही नहीं, फिर भी आपने बोला, धीरे धीरे पता चला मम नहीं पानी। क्या बोला? पानी। फिर पता चला पानी दे दो। क्या बोला? पानी दे दो। मुझे पानी दे दो। क्या पहले दिन में बोल दिया तो मुझे पानी दे दो? अब कितने बड़े बड़े सेंटेंस बोल सकते हो आप, मुझे गर्म पानी, लाल पानी, नीला पानी, ठंडा पानी, गर्म करके हाँ जो भी कुछ करके दे दो। अब बड़े सेंटेंस आप बना पाते हो। कैसे बना पाते हो? स्टार्टिंग आपको करनी पड़ी गलतियों से। आई एम सेइंग दैट गलती नहीं करोगे तो सही पे भी नहीं जा सकते। सो आर यू गाइस रेडी टू लर्न इंग्लिश? रेडी? रेडी? तो बोल्ड स्टेटमेंट बोलेंगे सभी मेरे साथ। आई कैन